तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज जो है हमने बोर्ड परीक्षा से थोड़ा सा फोकस हटा करके जो ये न्यू वैकेंसी आई है यूपी लेखपाल, उसमें एक नया सेक्शन जो जोड़ा जाता, नया तो नहीं कह सकते, लेकिन यूपी लेखपाल के लिए एक स्पेशल होता है ग्राम विकास। और सभी परीक्षाओं में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जो है ग्राम विकास जैसे टॉपिक को इंक्लूड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो लेखपाल वैकेंसी है उसमें जो है एक टॉपिक है ग्राम विकास मानव परिवेश। उससे जो क्वेश्चन आएंगे उसी की श्रृंखला में हम आपको 90 क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन डरिए मत, ये यहाँ पे केवल 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। 30 क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट में होगा, 30 क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में होगा, 30 क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट में होगा। ठीक है दोस्त, ये 3 पार्ट में हम वीडियो लेकर आएंगे और इसमें आपका ग्राम विकास जो है सेक्शन लगभग इससे कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अभी आपको 30 क्वेश्चन में एहसास होगा कि बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके लायक है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, यूपी लेखपाल ग्राम विकास का यह जो है हमारा पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन इस ईयर का 2022 का ये पहला वीडियो होगा। 2021 में बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हुई थी, लेकिन 2022 में नए तरीके से जो है ये हमारा जो है पहला वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए, लेकिन एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर अभी से आप जो है इन सारी वीडियो को देखते चल रहे हैं तो ग्राम विकास एवं मानव परिवेश ये आपका सेक्शन जो है तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए। और इसके बावजूद भी मैं आपसे इतिहास और जो भी इसे सोशल से कंटेंट एसएसटी जो भी है कंटेंट, मैं इस पर यूपी लेखपाल में जो भी पूछा जाता है वो सारी टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। साइंस का टॉपिक मैं साइंस का टॉपिक बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ और कई सारी वीडियो अपलोड भी किया हूँ, लेकिन बात रही सोशल की, भी बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है। ये ग्राम विकास की जो है वीडियो अब आज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन फ्लड, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था? ऑपरेशन फ्लड, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन फ्लड जहाँ भी रहे उसका मतलब समझिएगा ये मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, दूध प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दूध प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं तो ये काम करता कौन है? ए, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, नहीं, विश्व खाद्यान्न संगठन, सी है डेयरी विकास बोर्ड और डी है हरियाणा सरकार। तो जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 ईस्वी में 1970 में शुरू किया था वो किया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। डेयरी मतलब दूध से संबंधित है ना, तो मैंने बताया ना मिल्क से संबंधित होगा। फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है मिल्क से संबंधित है, इसलिए इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने क्या किया था? प्रारंभ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मुझे लगेगा कि विस्तार की ज़रूरत है, इसके बारे में अधिक बताने की ज़रूरत है, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए, किसी गाँव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? किसी गांव का जो भूखंड है, लोगों का जमीन का जो खंड है, लेखपाल, देखिए ये लेखपाल की भाषा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खसरा। क्या कहते हैं दोस्त? खसरा। खसरा खतौनी आपने सुना है ना, तो वो खतौनी जो होती है आपकी स्पेशल होती है, लेकिन खसरा में क्या होता है, पूरे गांव के भूखंडों के जितने भी उसके जो है मालिक रहते हैं सभी की जो है भूमि की स्थितियां जो है निकल आती हैं। ठीक है, पूरे गांव का। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? हाँ, किस उपकरण का उपयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? जरीब का तो किया जाता है, कंपास का भी किया जाता है, हाँ, थियोडोलाइट का भी किया जाता है, पायरोमीटर का नहीं किया जाता। पायरोमीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग जो है इस क्षेत्र में नहीं होता। ठीक है, तो जरीब, कंपास और थियोडोलाइट का उपयोग होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शुष्क खेती में
वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर कम पाई जाती है? शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर कम पाई जाती है? तो शुष्क खेती में केवल 50% ही वर्षा होती है, 50% नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। दोस्त, बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए हम लोग करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और सारी वीडियो को देखा जरूर किया करिए, ठीक है। क्योंकि यूँ भी आप जो है मनोरंजन भरी वीडियो बहुत सारी देखते रहते हैं, मगर नॉलेज की वीडियो, अपने जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो है उसको इग्नोर मत किया करिए, ठीक है। आगे है वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उसका संरक्षण तथा संवर्धन होता है क्या कहलाता है? कि वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें वृक्षों और झाड़ियों को उगाया जाता ना, वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं ऑरोरिकल्चर, मेरीकल्चर, विटीकल्चर और नोमोरिकल्चर। तो विटीकल्चर तो अंगूर उत्पादन से है, यही एक जो है। हाँ, आप जो है सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से है। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑरोरिकल्चर जो है, यह वृक्षों झाड़ियों के कृषि जिसमें संरक्षण तथा संवर्धन किया जाता है उसको ऑरोरिकल्चर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? कृषि में युग्म मतलब जोड़ा होता है ना, जोड़े में पैदावार उगाने का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों को पर 2 फसलों पर, एक ही साथ 2 फसलें, अन्य फसलों के साथ फसल या उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए, जब एक साथ हम 2 फसलों को उगाते हैं ना, तब इसे कहते हैं कृषि में युग्म पैदावार, ठीक है। कृषि में युग्म पैदावार में क्या किया जाता है? एक ही साथ एक ही सीजन में 2 फसलें क्या की जाती हैं? उगाई जाती हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक ही साथ 2 फसल उगाना, ठीक है। पादपालय जैसे विद्यालय होता ना, वैसे पेड़ पौधे जहाँ लगाए जाते हैं उस स्थान को पादपालय कहते हैं। पादपालय जिसको कहते हैं फाइट्रॉन, एक सुविधा है रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए, पौधों को संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए या उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, नियंत्रित परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां सही हो ऐसी परिस्थिति में पौधों के उगाने का एक स्थान होता है, और ये नॉर्मल जगहों पर भी होता है, ठीक है। ये नॉर्मल जगहों पर भी होता है, और यहाँ पौधे को विशेष इसके जैसे कहते हैं समाप्त होने का या किसी प्रकार का खतरा कम रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए शाहजहानी क्वेश्चन नंबर 8 है, जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? जरीब मतलब ये जो है मापन का एक पैमाना है जो लेखपाल लोग इस्तेमाल करते हैं। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 170 फीट, 172 फीट, 165 फीट या 132 फीट। तो शाह जरीब जो होती है उसकी जो लंबाई होती है कुल, वो 165 फीट होती है, 165 फीट की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो है सम्मिलित किया है, जो कि लेखपालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समझिए, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन 1 2 3 4 आपसे पूछ सकता है। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो मीट्रिक जरीब होता है उसमें कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100, 150, 180 या 200। तो इसमें जो है मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या होती है 100 होती है। कितनी होती है? 100। चलिए, किस देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? यानी हमारे देश का, सॉरी किस देश का नहीं, यहाँ किस नहीं लगा है, यहाँ पे लगा देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक। देश मतलब भारत देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत देश का गन्ना उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अपनी दलहन जिसको दाल कहते हैं, खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? जितना दलहन हम मतलब खपत करते हैं उसका कितना % भाग हम उत्पादित कर लेते हैं, उगा लेते हैं? तो 55% भाग दलहन का क्या करते हैं, हम उगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। गोकुल ग्राम योजना, देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से और राजस्थान से। जय श्री कृष्णा कहाँ बोला जाता है? जय कृष्णा, ठीक है, ये बोला जाता है गुजरात में अधिकांश। तो यहीं से जो है गोकुल ग्राम योजना संबंधित है ना, किस राज्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें क्या करना, मिलान कर इसको छोड़ रहने दीजिए ताकि समझ में आए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। जैसे स्वजल धारा है और यहाँ पे ग्रामीण संपर्क है, हरियाली है और यहाँ पे ग्रामीण जलापूर्ति है, स्वर्ण जयंती है, वाटर शेड प्रबंध है ना, और प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ग्रामीण स्वरोजगार है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन होगा। यानी पहला ए जाएगा 2 पर, यानी ए जाएगा किस पर, 2 पर ले जाइए। उसके बाद जो है बी जाएगा 3 पर, तो बी जाएगा 3 पर। उसके बाद जो है सी जाएगा 4 पर, तो सी जो जाएगा किस पर जाएगा, 4 पर। और फिर डी जाएगा 1 पर, तो डी जाएगा इस पर। चलिए अब देखिए क्या क्या कह रहा है कि स्वजल धारा योजना जो है ग्रामीण जलापूर्ति योजना है, हरियाली योजना जो है यह वाटर शेड प्रबंध है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है, ग्रामीण स्वरोजगार है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये ग्रामीण संपर्क योजना है। तो इस प्रकार से बिल्कुल सही मिलाया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ 14वां क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित गांवों को विकास कार्यों के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाती है ना। जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है ना, उसके अंतर्गत जो गांव चयनित होते हैं उन्हें कितनी धनराशि मिलती है, तो उनको कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, तो उनको प्रदान की जाती है धनराशि 10 लाख रुपए। उस ग्राम को कितनी धनराशि प्राप्त होती है, 10 लाख रुपए प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। भूमि सुधार के विषय में किस सूची में संबंधित है? भूमि सुधार के विषय में किस सूची से संबंधित है? जो भूमि सुधार है के विषय किस सूची से संबंधित है? संघ सूची से, समवर्ती सूची से, राज्य सूची से, या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य सूची से जो है, जो राज्य सूची है ना, उससे जो है भूमि सुधार संबंधित है। किससे? राज्य सूची से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुफरी जो है किस फसल की किस्म है? किस फसल की किस्म है कुफरी? आलू की, संतरा की, सलजम की, या केले की? तो जो कुफरी है ना, कुफरी वो जो है आलू, क्या है? आलू की एक किस्म का नाम है कुफरी, आलू। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, नहीं, अचानक में लोग क्वेश्चन को पढ़ते जो नहीं शब्द है इसको नेगलेक्ट करके राइट पढ़ लेते हैं और ऑप्शन लगा देते हैं, उनका गलत हो जाता है। तो जब भी आप पेपर में बैठें तो बड़ा ही शांति से और आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, और क्या कह रहा क्वेश्चन, नहीं लगा है कि नहीं, ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखें, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस मार्किंग भी आपका इंतज़ार करती है, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए परीक्षाओं में दी जाती है। जो आप पढ़े भी रहते हैं उसमें भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं सम्मिलित है? बेसिक शिक्षा, पोषाहार, पेयजल, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें एवं आवास, या लघु उद्योग? तो लघु उद्योग जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में ये लघु उद्योग सम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीनों बेसिक शिक्षा, पोषाहार, पेयजल या स्वास्थ्य, सड़कें और आवास, ये सभी क्या हैं? सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तरफ आते हैं। कहा कि रोजमर्रा में इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से पौधे का फल भाग है? रोजमर्रा मतलब रोजाना जो है इस्तेमाल में लाए जाने में कौन से पौधे का फल भाग है? सौंफ है, सदाबहार है, सतावर या खस है?
तो ज़्यादातर घर में क्या इस्तेमाल होता है इसमें से, तो सौंफ होता है इस्तेमाल। तो सौंफ जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले पौधे का फल युक्त भाग जो है सौंफ है। क्या है? सौंफ। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अब, क्योंकि क्वेश्चन खत्म करना, समय की अपनी सीमाएं होती हैं, आपका भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? अभी मैंने स्वजल धारा योजना मिलाया था ना मिलान में, तो यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है, यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, यह राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो स्वजल धारा योजना है यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। ठीक है, केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में स्वजल धारा योजना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुआ? सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुआ? मतलब सामूहिक मतलब एक साथ मिलजुल कर खेती करने का प्रचलन किस देश से जो है शुरू हुआ? तो यह जो है चीन से, भारत से, पूर्वी सोवियत संघ से या क्यूबा से। तो ये जो है पूर्वी सोवियत संघ से जो है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? ये पूर्वी सोवियत संघ से शुरू हुआ था ना। चलिए, भारत में क्या सामूहिक कृषि प्रचलन है? नहीं, भारत अपना इस हर एक खेत के अलग अलग जो है क्या है, अलग अलग मालिक हैं और लोग अपना अपना अलग अलग खेती करते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र हैं। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति का संबंध जो है, देखिए, सेब उत्पादन से है नहीं, अंडा उत्पादन से नहीं, उर्वरक उत्पादन से नहीं, शलजम उत्पादन से नहीं। धूसर क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से है। किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। चलिए, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध किससे? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जवाब दीजिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। हरित क्रांति का संबंध किससे है? चलिए आगे चलते हैं। जो इसमें आए थी ना एक समिति, जिसको कहते हैं बीएम व्यास समिति, किससे संबंधित? जो बीएम व्यास समिति है वो किससे संबंधित है? कारपोरेट गवर्नेंस संबंधित है, दीर्घकालीन अनाज नीति संबंधित है, या कृषि एवं ग्रामीण खास विस्तार से संबंधित है, या कर नीति से संबंधित है? तो बीएम व्यास समिति जो है यह कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित है। कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित है क्या? बीएम व्यास समिति। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसके बाद 7 क्वेश्चन और बचेंगे। सर्वोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? सर्वोच्च कृषि, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, मृदा विकारीय क्षेत्र में, या फिर क्षारीय मृदा में, या अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं, मृदा विकारीय क्षेत्र में जहाँ की मृदा अच्छी नहीं हो वहाँ भी नहीं, क्षारीय मृदा के क्षेत्र में नहीं, या फिर अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च कृषि अपनाई जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ लेकर आपको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, थोड़ा बड़ा कर दें। क्वेश्चन नंबर 24 है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ देगा तो पढ़े रहना चाहिए, कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा, तैयार हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरुआत की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1 जुलाई सन 2001 को। 1 जुलाई सन 2001 को केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जुलाई सन 2001 को शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1965 से 66 के मध्य ना, यानी 1965 से 1966 में शुरू किया गया था।
अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम ना, कृषि के अंतर्गत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। अब हम केवल लास्ट 4 क्वेश्चन और करेंगे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान है ना, इंडियन एग्रीकल्चर जो है रिसर्च परियोजना की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो 2001, 1999, 1995 या 1998। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना जो है सन 1998 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? सन 1998 में। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है, लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है ये। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सारे क्वेश्चन जो है सन से निकल के आ रहे हैं, तो सन के क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सन 1963 में, सन 64 से 65 में या सन 60 से 61 में, इनमें से कोई नहीं। तो सन 1963 ईस्वी में जो है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं, चलिए अगला है कि केंद्रीय धान संस्थान है ना, कटक, केंद्रीय धान संस्थान कटक यानी सेंट्रल पैडी जो है इंस्टीट्यूट कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का पहला अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ है। क्या नाम रखा गया उसका नाम? तो अत्युत्तम धान का जो नामकरण हुआ केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा, उसका नाम उन्होंने अनुश्री रखा है या चांदनी रखा है या के 402 ना 402 या फिर लूनीश्री। तो यहाँ पर इन्होंने जो है केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों ने धान की एक नई फसल का नाम लूनीश्री रखा है। क्या रखा है? लूनीश्री। आइए सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? दियारा खेती, तर खेती, तैरी खेती या तैरती खेती या आर्द्र खेती। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दियारा खेती की जाती है। क्या की जाती है? दियारा खेती की जाती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब ये आपके इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में कृषि नीति को व्यापारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला में खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है? पंतनगर विश्वविद्यालय की, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की, राजा बलवंत सिंह कृषि विद्यालय की या फिर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की। तो सबसे पहले आपसे बात करें तो पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है ये हमारे उत्तर प्रदेश का या पहला जो है कृषि विश्वविद्यालय था और इसी की देन है कि इसी के सहारे जो है कृषि नीति को व्यापारिक स्वरूप प्रदान किया गया ना। तो ये जो है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, इसके फर्स्ट पार्ट ये थे, अभी इसके सेकंड और थर्ड आने बाकी हैं। तो जल्द ही मैं कल या परसों में इसे भी अपलोड कर दूंगा। मैं आपके साथ निरंतर बना रहूँगा। अब यूपी लेखपाल की तैयारी की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, तो इससे बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।